Hello guys, how are you? I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture we will study here past 10-year question papers of UGC NET JRF. This is part 9 of our series. We are discussing here June 2019 paper. If you have missed those previous lectures then go and check them out before it. And let's just start this lecture. उससे पहले मैं कहूँगी कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो. एग्ज़ाम जब भी होगा तब होगा, बट यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स ऑन डेली बेसिस. ओके, सो एक कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो. ठीक है, सो इसी के साथ एक मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. What is given here in the first question? This is talking about Basel. So Basel क्या है? Basel norms होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? ताकि बैंक में रिस्क अराइज ना हो कैपिटल से रिलेटेड, यानी कि कभी कैपिटल कम ना पड़ जाए उससे पहले एक एडजस्टमेंट और नॉर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से बैंक को रेगुलेट करना है सब कुछ. ओके, सो उसी से रिलेटेड है. और ये क्या बताता है कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, हर एक अपने यहाँ क्या है आरबीआई, तो वो बाकी बैंक्स को कैसे रेगुलेट करेगा फॉर कैश, यानी कि कैश की रेगुलेटरी के लिए. सो यहाँ पर बेसल से रिलेटेड चीज़ें उसने बताई हैं कि इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजरी प्रैक्टिसेस. यस, पहले इसका नाम यही था, तो करेक्ट हियर. बेसल वाज एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 15 कंट्रीज़. यहाँ 10 कंट्रीज़ के गवर्नर ने इसे एस्टेब्लिश किया था. सो ये वाला ऑप्शन गलत है. इट वॉज एस्टेब्लिश बाय एट द एंड ऑफ 1974. दिस इज़ ट्रू. इट डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट. जो एक टाइम पे डिस्टर्बेंस हो गया था करेंसी से रिलेटेड बैंकिंग मार्केट में वर्ल्ड में, तो उसको ही ध्यान में रखकर और उसी को ही ठीक करने के लिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए थे. तो ये भी ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ रॉन्ग. सो हमें नॉट ही बताना था, तो सेकेंड ऑप्शन. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि कौन सा प्रतिस्पर्धी नियम 2002, यानी कि जो हमारा कंपटीशन एक्ट है 2002, उसके अंदर नहीं आता. प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना डेफिनेटली आता है. एंड प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकना. हाँ, अगर कोई गलत तरह से प्रैक्टिस कर रहा है कंपनी, मतलब फर्म में कंपटीशन को गलत तरीके से राइज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका यूज़ करने से रोकते हैं ये. बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकार को रोकना नहीं, क्योंकि अगर आपके खुद आपने कोई पेटेंट या गुडविल बनाई है तो उसको ये नहीं रोकता, वहाँ आप एकाधिकार कर सकते हैं. तो यही ऑप्शन यहाँ गलत हुआ. और विलय और अधिकरण को रोकना, यस, ये रेगुलेट करता है उसे. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट. मतलब यहाँ बताना है कि कौन सी कमोडिटी है जो कि नेगेटिव तो इनकम इफेक्ट दिखाती है, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ इसकी डिमांड कम होती है, एंड पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव दिखाती है. कौन सी है? अब देखते हैं. इन्फीरियर गुड्स क्या होती है? इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है, लेकिन इनका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, यानी कि क्लियर है. अब सुपरविजरी गुड्स. सुपरविजरी गुड्स को सुपीरियर गुड्स होती हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं, जैसे कि पुराने सिक्के हो गए या फिर मूर्तियाँ हो गई भगवान की. तो ये चीज़ें रेयर मिलती हैं और महंगी होनी चाहिए, यानी कि 2 कंडीशन है, रेयर हो और कॉस्टली हो. तो ये होती है सुपरविजरी. इनका क्या है? ये अमीर लोग खरीदते हैं तो इनकम ज़्यादा, और इनकम से नहीं, इसका प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जैसे जैसे प्राइस इनका इंक्रीज़ होगा तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और इनकम बढ़ने पर भी डिमांड इंक्रीज़ होगी. सो करेक्ट हियर. अच्छा, गिफन गुड्स कौन सी होती? बिल्कुल रिवर्स सुपीरियर गुड्स का, कि जिनका जैसे मोटा अनाज. ठीक है, तो जो ख़राब चीज़ें हैं लोग कब खाना पसंद करेंगे? मतलब
जब उनके पास इनकम कम होगी, जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो उसे नहीं खाएंगे, और अगर इन्हीं चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, नॉर्मल लोग भी इनकी डिमांड करेंगे। वैसे तो नहीं करते कि क्यों ख़राब चीज़ें लेनी, लेकिन उनके प्राइस बढ़ जाए तो उनकी नज़र में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो गिफन गुड्स ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ है वन बेल्ट रोड। ये वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है ये चाइना का है। चाइना ही इसका रोना रोता आ रहा है तब से, तो ये वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। वन बेल्ट वन रूट का क्या है कि चाइना चाहता है कि जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट से रिलेटेड है बेसिकली ये, वहाँ पर ट्रेड प्रोटेक्टिज्म हो, यानी कि इससे ही रिलेटेड है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अब द करंट मार्केट प्राइस ऑफ, यहाँ पर हमें दे रखा है करंट मार्केट प्राइस 90, ठीक है। देखते हैं करंट प्राइस ऑफ अ शेयर 90। अब उसके बाद एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो दे रखा है 4.5 और ग्रोथ दे रखी है 8% की। तो आपको बताना है कि शेयर होल्डर की रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। तो हमें पता है कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए जो एक्सपेक्टेड हमारा है डिविडेंड, जितना हम चाहते हैं अपने करंट प्राइस पर, वो प्लस में जो अभी एक्चुअल ग्रोथ रेट होने वाली है वो मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, प्लस और ये डिवाइड, ये पॉइंट है तो पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 9 से ये 5, सो 5% प्लस 8% इक्वल टू 13% इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब इसके अंदर आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कौन सा एक इवेंट नहीं है, वो बता दोगे तो सीक्वेंस अपने आप ही पता लग जाएगा। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर जब ऑप्शंस को देखा, रोल ऑफ एम्बिग्विटी एंड ट्रेड यूनियन पॉलिसी ये नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मैंने सब में देखा ई है, यहाँ पर ई नहीं था तो फोर्थ इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, अब व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे अच्छा मोड कौन सा हो सकता है। देखो एक्विजिशन है, स्ट्रेटेजी अलायंस है, यहाँ पर आपको दूसरों के साथ मिलकर एक बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। लेकिन एक्सपोर्टिंग क्या है कि आप थोड़े से शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा सामान भेज कर देखो, अगर सूट करता है तो ज़्यादा कर दो। सो एक्सपोर्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट वर्दीनेस। आप देखते हो ऐड आते हैं कि अपना स्कोर चेक कीजिए, क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, तो उसमें आपने ध्यान दिया कि कितना होता है अपना स्कोर किसके बीच में, 500 to 1000। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज हियर। ओके, द अर्थमेटिक मीन इज ऑल पर्पस एवरेज। हमें पता है कि हाँ अर्थमेटिक मीन को हम हर तरह से एवरेज के लिए यूज़ करते हैं। मीडियन मोड क्या है, पोजिशनल एवरेज। जो मीडियन है वो बताता है कि मिडिल टर्म कौन सी है, और मोड क्या है कि नंबर ऑफ कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सो दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है बिक्री और पट्टा वापसी, यानी कि हिंदी में लिखा है, इसे बता देती हूँ। बिक्री यानी कि सेल एंड बाय बैक लीज, यानी कि जब क्या होता है कि जब एक इंसान के पास पैसे कम है, ठीक है, उसके पास ज़मीन है 1 लाख की और अब उसके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कहेगा, और वो इसी से अपना बिजनेस चला रहा है उस ज़मीन से, तो वो कहता है बी को कि तू मुझसे ये ज़मीन खरीद ले और मुझे 10,000 रुपये में इसको किराए पे भी दे दे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तो इसने बेच दिया और वापस खुद ही लीज पे भी ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसके पास वो लिक्विडिटी यानी कि जो कैश था या लिक्विडिटी थी वो कम चल रही थी, इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें बताना है कि कौन सी अप्रोच मतलब किसने दी है और वो किससे रिलेटेड है। सो नेट इनकम अप्रोच हमें पता है कि रिलेटेड होती है कैपिटल स्ट्रक्चर से, जो इक्विटी डिविडेंड इन चीज़ों को बताती है। और देखते हैं इसके साथ रीऑर्डर आपको पता है रीऑर्डर कब करते हैं, इन्वेंट्री के टाइम, तो देखते ही पता लगा इन्वेंट्री। अच्छा, और देखें अगर इतने से अपना काम बन गया तो ठीक है, ए थर्ड एंड डी इज फर्स्ट, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हियर। जॉर्डन मॉडल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस को भी देखो और टाइम बचाया करो अपना।
building long run mutually satisfying relation with key customer, supplier, distribution in order to earn the return rate their long term preference and business is known as. सो क्या होगा कि जैसे हमें लॉन्ग टर्म कंज्यूमर के साथ, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक जो रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग. ठीक है, लेट्स move to the next one. And which of the following is true about Indian trade policy? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. अब इसमें इंडियन टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हैं. जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, अब तो ये 2020 तक एक्सटेंड हो गई है. क्यों क्यों बताओ? अभी पेंडेमिक चल रहा है ना, पेंडेमिक कोविड-19 जिसने सबका दिमाग ख़राब कर रखा है, वही उसी की वजह से ये एक्सटेंड हो गई है. अब इसके अंदर जब बनी थी तब क्या क्या चीज़ें थी? सो और ये क्वेश्चन क्योंकि जून 2019 का है, जून का, इसीलिए यहाँ 19 लिखा है. अब जो आएगा अगर तो 20 लिखा आएगा, राइट. सो डबलिंग द एक्सपोर्ट बोथ मर्चेंडीज एंड सर्विसेज, यस, क्योंकि देखो MEIS और SEIS दोनों ही सर्विस और इससे रिलेटेड हैं, तो ये तो है ही. डबलिंग द एक्सपोर्ट, इनके एक्सपोर्ट को डबल करने का सोचा था, अचीव करने का सोचा था कि 3.5 का शेयर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट में ले लेंगे. इन दोनों को भी इंट्रोड्यूस किया था. और साथ में आयात निर्यात फॉर्म जो एक सिंप्लीफाइड वे है उसका, तो ये भी इंट्रोड्यूस किया था. ऑल आर करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन के पूर्णतः बचत आती है और बनी रहती है? यानी कि जब बचत आए और बनी रहे तो क्या कब होता है? जब हम एक तो लॉन्ग टर्म में हमारी लागत, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़े ना तो हमारी लागत कम होती जाए. ठीक है, तभी ऐसा होता है. सो ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिखा, सो ये करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच along the following not a correct statement? इनमें से बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. हेज फंड. अब देखो हेज फंड होते क्या हैं? हेज फंड इज एक मनी का है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर है, यानी कि पब्लिक ने पैसा लगाया, इसको दे दिया मैनेजर को. मैनेजर का काम है कि रिस्क एकदम कम रखे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करे, अलग अलग जगह जहाँ रिस्क एकदम कम हो या ना के बराबर हो या हो ही ना, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हायर हो, तो उसे ही कहते हैं हम हेज फंड. तो हेज फंड म्यूचुअल फंड्स नहीं है. जो करेक्ट नहीं है उसे बताओ. हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, तो ये गलत है. अब देखो हेज फंड डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, लेकिन उनके जैसे होते कि ऐसी इक्विटी में पैसा लगाओ, ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ जहाँ रिस्क कम हो, राइट. सो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है. थर्ड भी, इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीसेस, तो काफ़ी सारी फीस देनी पड़ती हैं. म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हाँ, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलता है क्योंकि हम छोटे लेवल पर पैसा लगाते हैं, वो भी अलग अलग जगह, तो ठीक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो बस एक यही गलत है कि ये पब्लिक को सोल्ड किए जाते हैं. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें डिडक्शन बताई है 37(1) की, टू बी अलाउड अंडर टैक्स फॉर. ये जो डिडक्शंस हैं और जो सेक्शंस आते हैं उन्हें डेफिनेटली आप याद करना. आपने खुद देखा होगा कि टैक्स के अंदर यही चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट. सो अंडर टैक्स लॉज दोज एक्सपेंडिचर हैव आर, सो इसके अंदर कौन सी होती है? रिवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर. ओके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही टैक्स है ये. आगे देखते हैं. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किन नए सुधारों में शामिल है? बैंकिंग की कार्यप्रणाली का डिजिटलाइजेशन, की डिजिटल कर दिया गया, और पुनर्गठन. अब देख रहे हो कि 12 बैंक हो चुकी हैं पिछले साल, जो अमलगमेशन और सब कुछ हुआ था उसके बाद से, तो ये दोनों ही यहाँ करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर IRDA एक्ट 9? तो पहले इसका क्या नाम था? सीधा सा ये बताना, इंश्योरेंस एक्ट 1938. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? अगर सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, कौन से नहीं है? अगर आप इंटरव्यू लेते हो, प्राइमरी डेटा हुआ, क्वेश्चन आयर लिखवाते हो, प्राइमरी डेटा हुआ, ऑब्जर्व खुद करते हो तो प्राइमरी डेटा हुआ. लेकिन थीसिस और एनुअल रिपोर्ट्स प्राइमरी नहीं हुई, सेकेंडरी हुई, तो हमें प्राइमरी बताना है.
मतलब सेकेंडरी नहीं है वो बताना है तो प्राइमरी ही बताना है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, so this is enough for today's lecture. Hope you like this video and like these questions. मैं ऐसे ही और questions लाती रहूँगी पिछले साल के, और अच्छे से उन्हें डिफ़ाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ताकि चीज़ें क्लियर हों और एक तरीका पता लगे पढ़ने का. So stay with us, connected with us, and like this video and subscribe our channel if you like our work. We guys do a hard work to explain these things very simple manner, so please support us.